हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 साइंस का, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए देखते हैं हम इस वाले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए, ये 3 टॉपिक हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। सेकंड का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। और थर्ड का नाम है आध्यात्मिक गुणधर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है बच्चों नया, न्यू। क्या होता है? न्यू। ठीक है, आधुनिक का मतलब तो आपको पता लग गया। अब इसका सब टॉपिक जो है आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए, यानी कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। क्या हो गया बच्चों? समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट हो गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समूह में रखा गया, यानी कि जिनकी परमाणु संख्या समान थी उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, और ये किसने करा था? इसमें जो दोष निकाले थे वो 1913 में हेनरी मोजले नाम के एक व्यक्ति ने इसके दोष निकाले थे। सही है बच्चों? किसके? मेंडलीव की आवर्त सारणी के। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पॉइंट है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट एक तत्व होता है, तत्व का नाम है कोबाल्ट। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 27, यानी कि 27 होती है परमाणु संख्या। वे निकल भी एक क्या होता है? एक तत्व होता है। परमाणु संख्या इसकी होती है 28, यानी कि 28 पहले आएगा। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि कोबाल्ट जो है ना, ये निकल से पहले आना चाहिए, क्योंकि इसकी 27 है और इसकी 28 है। मेंडलीव जी ने इसके लिए जगह छोड़ दी थी, ये गलती इन्होंने कर दी थी। तो ये इन्होंने सही कर दी, हेनरी मोजले ने। थर्ड पॉइंट, परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसका कहने का मतलब है परमाणु संख्या जो होती है ना, वो हमेशा पूरी होती है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके की। ऐसे नहीं होगा जैसे कि 1/2 आधा हो गया, 2.5 हो गया, 3.5। कभी भी इस तरीके की परमाणु संख्या नहीं होती। होती है 1 2 3 पूरी पूरी होंगी। ठीक है, अतः हाइड्रोजन एक तत्व है और हीलियम, दोनों ये तत्व हैं, के बीच कोई भी तत्व नहीं आएगा। अब इसके बीच कोई तत्व नहीं आएगा, इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी मेंडलीव जी ने, इसको हेनरी मोजले जी ने सुधार दी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी पहले वाले टॉपिक में इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि जुड़ा हुआ है। परमाणु संख्या। अब बच्चों, परमाणु संख्या कहते किसे हैं? अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए, परमाणु संख्या कहते किसे हैं। तो देखते हैं। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब है Z जो है ना, इसको दर्शाते हैं, परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या अणु के, यानी कि परमाणु, अणु का मतलब परमाणु, केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका कहने का मतलब है, ये हमारा मान लीजिए परमाणु है, इसके केंद्र में, ये बीच में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं ना, उतनी संख्या परमाणु के बराबर होती है। जैसे कि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही परमाणु संख्या होगी इसकी। समझ गए? तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा गया, यानी कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं
जिन्हें समूह कहा गया यानी कि ग्रुप कहा जाता है, और साथ 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। सही है बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी भी आवर्त में पाए जाने सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। यानी किसी भी आवर्त में पाए जाएं, लेकिन कक्ष जो हैं जैसे कि 1 2 3 ये कक्ष नहीं बनाते हम, इनकी संख्या समान यानी कि बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि आपका लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरोन 2 3, ठीक है, सी 2 4, नाइट्रोजन 2 5। ठीक है, इन सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान है। ये जितने भी तत्व हैं इनके कोशों की संख्या, जैसे मैंने बताया कक्ष इन्हें कहते हैं कोश, इनकी संख्या समान है यानी कि बराबर है, बराबर है। अब इसका नीचे वाला पॉइंट देखते हैं। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसका कहने का मतलब है एक ग्रुप है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी कि बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है। इसका भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसका, हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, नाइट्रोजन। अब इसे विन्यास में बांटेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन ये हैं 8 2 10 और 1 11, इनको बांट दिया हमने। ऐसी पोटेशियम का 8 8 16, 16 और 2 18 और 1 19, इसको इस तरीके से बांट दिया। 2 8 दूसरे कक्ष, पहले कक्ष में आएंगे 2, मैंने आपको समझा रखा है, चौथे चैप्टर का है ये 2। दूसरे कक्ष में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे ही तीसरे कक्ष में फिर 8 आएंगे और फिर थर्ड कक्ष में आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हमने किस तरीके से दर्शाया देखिए, ये रहा। अब इसको किस तरीके से समझाएंगे हम, वो देखिए। सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी कि सभी तत्व जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, एक समान है। अब सेकंड है, समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि कक्ष इनकी संख्या बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे 1 2 3 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब वो रीज़न क्या होता है, जब नीचे की ओर हम आते हैं तो नाभिक में एक कक्ष और जुड़ जाता है, तो नाभिक से लेकर, इसकी नाभिक से लेकर एक कक्ष और जुड़ गया मान लीजिए, तो इसकी दूरी दूर हो गई ना। इसी तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आने पर संख्या बढ़ जाती है, किसकी, कोशों की। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में भरे जाते हैं। किस चीज़ की संख्या, किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या उस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे गए, इसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट आता है अब आपका, विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। इसका कहने का मतलब है विभिन्न कोशों में, यानी कि अलग अलग कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनकी संख्या के आधार पर हम आवर्त तत्वों की संख्या बता सकते हैं कि कितने तत्व आ सकते हैं, इसको बता सकते हैं, हम एक संभावना रख सकते हैं।
किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, सूत्र ये होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2n, 2n, जहां n दिए गए कोश की संख्या दर्शाता है, यानी कि कोश की संख्या दर्शाता है n। ठीक है, एग्जाम्पल आगे है, वो देखकर आप और अच्छी तरीके से समझेंगे इसे। देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल, ये रहा, देखिए उदाहरण, पोटेशियम n बराबर 1 हो गया, 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 1, इसका स्क्वायर 1 का 1 होता है, बराबर कितना आ गया 2। दो प्रथम तत्व आवर्त में 2 तत्व होंगे, इस तरीके से हम दिखाते हैं इसे। अब L को देख लीजिए, L कोश में कितने हैं आपके, 2 हैं। अब 2 का स्क्वायर, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के स्क्वायर से, 4 से, 2 चौक 8 हो गया, तो यानी कि 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व होंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन 8 होंगे इसमें। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं। इसका कहने का मतलब है, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता बताती है, यानी कि उसकी जहाँ स्थिति, जैसी स्थिति होती है वो उसका काम करने का तरीका बताती है। ये तो इसका एक ये अलग टॉपिक है, अलग पॉइंट है, सॉरी, और ये अलग पॉइंट है नीचे वाला, एक साथ नहीं है ये। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा, संयोजकता जो होती है इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित, यानी कि तत्वों द्वारा बनाई जाती है, आबंध बनाए जाते हैं ना, तो प्रारूप संख्या निर्धारित उसके, अब उसको देखते हुए ये निर्धारित किया जाता है, क्या, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। अब सबसे पहले सब टॉपिक है आपका संयोजकता। अब बच्चों संयोजकता कहते किसे हैं, अब ये देख लेते हैं हम बच्चों। जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजकता क्षमता को संयोजकता कहते हैं। एक तो ये हो गया, इसकी ये डेफिनेशन हो गई एक। अथवा बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितनी इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की ज़रूरत होती है वे तत्व की संयोजकता कहलाती है। सेकंड वाला देखिए, ये आसान है। जो बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए, यानी कि बाहरी कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, या लेने की या देने की, ठीक है बच्चों, उसको ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बस हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तीसरा आवर्त, ये सब हो गए। अब इसकी संयोजकता देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एलियन, सिब, फॉस्फेरस, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 3 है। ठीक है, तीसरा आवर्त में और आता है सल्फर, सल्फर हो गया, जैसे कि आपका हो गया सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनकी संयोजकता होती है 2, 1, 0। ठीक है बच्चों। अब आ जाता है आपका परमाणु साइज। परमाणु साइज कहते किसे हैं, अब ये जान लीजिए आप। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। अब ये देखिए, परमाणु साइज से किसका पता लगता है, उसकी त्रिज्या, यानी कि रेडियस, जिसे आर से दर्शाते हैं हम, रेडियस। ठीक है बच्चों, चलता है एक परमाणु के केंद्र, यानी कि उसके, मान लीजिए परमाणु है, इसका ये केंद्र है,
केंद्र से 72 कोश की दूरी, यानी कि इस कोश की दूरी, इस वाले कोश की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, दूरी परमाणु साइज, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लीजिए 2 है, तो इसका परमाणु साइज 2 हो गया। ठीक है, इसको ही हम परमाणु साइज कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की त्रिज्या घटती है, यानी कि बच्चों उल्टे हाथ से सीधे हाथ को जाने पर इसकी परमाणु साइज की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो घट जाती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश, यानी कि जो नाभिकीय ऐसे कहते हैं बच्चों, केंद्र को ही कहते हैं नाभिकीय आवेश, क्रमिक वृद्धि होती है, यानी कि उसको खींचता है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। क्रमिक वृद्धि मतलब खींचता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, इसलिए ये परमाणु साइज की त्रिज्या घटती जाती है इस वजह से। अब इसका वो देख लीजिए एग्जाम्पल। थर्ड आवर्त, जैसे कि आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, इनकी त्रिज्या क्या होती है? पीएम का मतलब क्या है बच्चों? पीएम का मतलब होता है बच्चों आपका इसमें पेरोमीटर। क्या नाम है? पेरोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसकी त्रिज्या हो गई 186, इसकी 160, इसकी 143। थर्ड आवर्त हो गया सिलिकॉन, फॉस्फेरस, सल्फर। ठीक है बच्चों, क्या है? सिलिकॉन, फॉस्फेरस, सल्फर। इनकी त्रिज्या क्या है? 118, 110, 104। और क्लोरीन की होती है त्रिज्या 99, यानी कि 99। तो चलिए आगे चलते हैं। समूह में, अब इसमें ही इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक भी। समूह में ये कह रहा है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यानी कि समूह जब होता है, एक ग्रुप है में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? परमाणु इनकी त्रिज्या बढ़ती है, नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बृहत्तम कोश की दूरी बढ़ जाती है। यानी कि ये नाभिक हो गया। अब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बहुत सारे कोशों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इससे नाभिक से दूर हो जाते हैं हम, इसलिए इसकी त्रिज्या बढ़ती है, बृहत्तम कोश की दूरी दूर हो जाती है। अब समूह फर्स्ट देखिए, जैसे आपका लिथियम 152, सोडियम 186 और पोटेशियम 231, आरबी 244 और CS 270। ठीक है, ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है इसकी त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है, ये परमाणु त्रिज्या है। एक बार और देखिए आप, 152, 186, 231, 244 और 270 बढ़ती जा रही है ना, 270। तो अब देखते हैं धात्विक गुण क्या होता है बच्चों। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इसका, धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। यानी कि कोई भी तत्व, मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी कि देने की संख्या, मतलब त्यागना, फेंक देना एक तरीके से, त्यागने की संख्या को क्या कहते हैं? धात्विक गुण कहते हैं। धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ है, यानी कि उल्टे हाथ पर है। धातु जो है, जो धातु हैं वो बाएं तरफ है। सेकंड पॉइंट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। अब हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर जा रहे हैं, तो इनका धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश
नाभ की आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अब हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे समझेंगे, आप बाएं से यहाँ जा रहे हैं सीधे हाथ की ओर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो घट जाती है। कक्ष बढ़ते चले जाते हैं तो घट जाती है वो, इस वजह से वो भी आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ठीक है, इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि गुण इस वजह से कम हो जाते हैं इसके। ठीक है बच्चों, अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए आप। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, ये धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। आयन यानी कि बिजली के ये कुचालक होते हैं। कुचालक यानी बिजली के ये सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं ये क्या, धातु। इसका कहने का मतलब ये है। 4 पॉइंट जो है इसका, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह जो ग्रुप होता है ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभ की आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्ण यानी कि आसानी से निकल जाते हैं। यानी कि ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो इसका क्या होता है, गुण बढ़ते हैं, इसके गुण बढ़ते हैं धात्विक के। ठीक है, धातु के। अब आपका लास्ट टॉपिक है अधात्विक गुण। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए। अधात्विक वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। ठीक है बच्चों, ये कुचालक होती है और धातु सुचालक होती है विद्युत के। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती हैं, यानी कि सीधे हाथ की ओर पाई जाती हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखिए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर, उल्टे से सीधे जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसका नाभिकीय आवेश जो है, इसका केंद्र का आवेश जो है बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो ना बढ़ जाती है, तो ये इसका गुण बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। अधात्विक गुण का ही चौथा पॉइंट है बच्चों ये। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है। अब ऊपर से जब नीचे आते हैं धातु में तो बढ़ता है, और लेकिन अधात्विक गुण जो है अधातु में घटता है। गुण क्या होते हैं, घटते जाते हैं, क्योंकि कक्षों की संख्या वहाँ बढ़ जाती है, आवेश में कम होता है और इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। अब पांचवा पॉइंट देखिए इसका बच्चों। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु। अब उपधातु का क्या है बच्चों, जो मान लीजिए जैसे मैंने बताया बाईं ओर तो क्या होता है, धातु हो गया, और इधर हो गया भाई आपका अधातु। बीच में उपधातु होते हैं, उपधातु जिनमें दोनों की मिलावट होती है, जिन्हें हम कहते हैं उपधातु। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं। आवर्त सारणी के मध्य में, यानी कि बीच में, आवर्त सारणी के बीच में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के, मैंने बताया था ना आपको, इनके अंदर कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। और ये छठा टॉपिक लास्ट पॉइंट है इसका। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि खट्टे, एक तरीके से हम अपनी ज़बान में खट्टे कह सकते हैं इन्हें। और जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय, यानी कि ये कड़वे। क्षारीय मतलब होता है कड़वा और अम्लीय मतलब होता है खट्टा। ठीक है बच्चों, धातु जो होते हैं
ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जबकि अधातु जो होते हैं वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।